नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज विशेष में बात होगी भारतीय समाजवाद के पितामह आचार्य नरेंद्र देव की। आचार्य जी मूलतः शिक्षक थे। एक राजनेता की महत्वाकांक्षा और रणनीतिक कौशल उनमें नहीं था, ना ही उन्होंने इस दिशा में अपनी प्रतिभा को लगाया। लेकिन भारतीय राजनीति में आचार्य जी की भूमिका और ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर थी। वो समाजवादी सिद्धांत और विचारधारा के बड़े विद्वान थे। उनका अपना जीवन सादगीपूर्ण था और छात्रों के साथ उनका रिश्ता बहुत ही प्रेरणादायी था। उनके शिष्यों में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी और सोशलिस्ट नेता चंद्रशेखर भी थे। एक बार वो गांधी जी की नजर में आए तो जल्द ही उनके सबसे करीबी लोगों में शामिल हो गए। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो वो उन गिने चुने लोगों में से थे जो गांधी जी के करो या मरो के विचार से सहमत थे। आचार्य नरेंद्र देव ने नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाया था, लेकिन गांधी जी की मृत्यु के 3 महीने बाद उन्होंने कुछ अन्य समाजवादियों के साथ कांग्रेस को छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारत के समाजवादी आंदोलन में जिस तरह से डॉक्टर लोहिया की पचपड़ी थीसिस मशहूर है, उसी तरह आचार्य जी की गया थीसिस मशहूर है। आचार्य जी एक चिंतन पद्धति के रूप में मार्क्सवाद को मानने वाले थे। एक मौके पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, मार्क्सवाद नहीं, लेकिन वो रूढ़िवादी कम्युनिस्ट नहीं थे। यानी सर्वहारा के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें भी एक व्यक्ति या गुट की तानाशाही उन्हें अस्वीकार्य थी। आज विशेष में बात होगी आचार्य नरेंद्र देव की शख्सियत और उनके योगदान की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। आचार्य नरेंद्र देव का व्यक्तित्व बहुमुखी था। उन्हें किसी दायरे में रखकर समेटना संभव नहीं। वो एक समाजवादी चिंतक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अमर सेनानी के साथ ही भारतीय संस्कृति के पोषक और संवाहक थे। आचार्य नरेंद्र देव आजादी की लड़ाई के दिनों में कांग्रेस में रहकर समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहे और आजादी के बाद का जीवन कांग्रेस का समाजवादी विकल्प खड़ा करने में समर्पित कर दिया। आचार्य नरेंद्र देव राजनेताओं के बीच में विद्वान और विद्वानों के बीच में राजनेता थे। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म 31 अक्टूबर 1889 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। वे बलदेव प्रसाद और जवाहर देवी के दूसरे सुपुत्र थे। उनके माता पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे जो सियालकोट से थे, लेकिन बाद में फैजाबाद में बस गए थे। नरेंद्र देव के पिता मशहूर वकील और भारतीय संस्कृति के जीवंत प्रतीक थे। नरेंद्र देव ने शुरुआती शिक्षा अपने पिता की देखरेख में हासिल की। उनके पिता उन्हें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे और पिता ने नरेंद्र देव के लिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अन्य विषयों के अध्ययन के लिए अलग अलग अध्यापकों की व्यवस्था की थी। उन्हें 13 वर्ष की उम्र में स्कूल भेजा गया और 7वीं कक्षा में भर्ती कराया गया। उन्होंने 1906 में प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया। 1911 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी, इतिहास और संस्कृत विषयों से प्रथम श्रेणी में स्नातक की शिक्षा हासिल की। उसके बाद बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने पुरालेख विद्या और पुरालिपि विद्या समेत संस्कृत विषयों में एमए की डिग्री हासिल की। उन्होंने पाली, प्राकृत, जर्मन और फ्रेंच भाषा की भी पढ़ाई की। 1913 में एमए करने के बाद वे वापस इलाहाबाद आ गए और 1915 में कानून की डिग्री हासिल की। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद नरेंद्र देव ने फैजाबाद में वकालत शुरू की और जल्द ही वकील के तौर पर नाम कमाने लगे। महात्मा गांधी के शैक्षणिक संस्थानों और कोर्ट के बहिष्कार की अपील के बाद उन्होंने 1921 में वकालत छोड़ दी। फिर बनारस के काशी विद्यापीठ में पढ़ाने लगे। 1926 में नरेंद्र देव यहाँ के प्राचार्य बने और तभी से उनके नाम के आगे आचार्य शब्द स्थायी रूप से जुड़ गया। वे काशी विद्यापीठ में 1921 से 1937 तक रहे। काशी विद्यापीठ में रहते हुए उन्होंने मानव जाति की अनेक समस्याओं, खासकर भारतीयों की समस्या का गहन और व्यापक अध्ययन किया। उनका मानना था कि शांतिपूर्ण क्रांति के जरिए ही समाज के मूलभूत ताने बाने में बदलाव कर मानव जाति का भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है। नरेंद्र देव इलाहाबाद में रहने के दौरान बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय,
बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और दूसरे नेताओं से प्रभावित थे। लेकिन बाद में जब वे गांधी जी के संपर्क में आए तो उनसे और उनकी विचारधारा से काफी प्रभावित हुए। 1921 में जब तक उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, वे उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने रहे। 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूना में हुई बैठक में कांग्रेस के अंदर ही एक अलग सोशलिस्ट पार्टी के गठन की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी। नरेंद्र देव का मानना था कि कृषक और श्रमिक वर्ग राजनीतिक आंदोलन का आधार बने। इस मकसद से 1934 में पटना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की। उन्होंने नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। जयप्रकाश नारायण को इसका पहला महासचिव बनाया गया। नरेंद्र देव जब तक जीवित रहे, इस पार्टी के प्रमुख सिद्धांतकार और प्रमुख नेता बने रहे। नरेंद्र देव 1936 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने कोई पद स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वे स्वतंत्रता संग्राम के चलते कोई पद स्वीकार करने के खिलाफ थे। हालांकि उन्होंने विश्वविद्यालय और निचले स्तरों पर शैक्षणिक सुधारों के लिए गठित महत्वपूर्ण शैक्षणिक समितियों के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। 1946 में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। इस बार भी उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1948 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया, तो नरेंद्र देव और 12 अन्य सदस्यों ने विधानसभा की अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। नरेंद्र देव के लिए आधारभूत मानदंड और आचार संहिता सदस्यता से कहीं ज्यादा मायने रखते थे। उसके बाद हुए उपचुनाव में वे सभी हार गए। इससे कुछ समय पहले नरेंद्र देव ने 1947 में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार ग्रहण किया था। इस पद पर वे 1951 तक बने रहे। नरेंद्र देव 1952 में और फिर 1954 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। नरेंद्र देव ने 1950 में थाईलैंड में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व महासंघ के क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर हिस्सा लिया। उन्होंने बर्मा की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करने के लिए रंगून में भी कुछ वक्त बिताया। 1952 में वे विजया लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में सद्भावना दल के सदस्य के रूप में चीन भी गए। चीन से लौटने के बाद नरेंद्र देव ने आचार्य जेबी कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ प्रस्तावित विलय पर बातचीत के लिए अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे तो वे इस विलय के खिलाफ थे, लेकिन बातचीत के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन किया गया। वे इस पार्टी के लिए सदैव मजबूत स्तंभ रहे। उन्होंने 1954 में नागपुर अधिवेशन के दौरान पार्टी का सभापतित्व किया। आचार्य नरेंद्र देव 1926 से दमा से पीड़ित थे। बाद में वर्षों से इस बीमारी से उनकी हालत और बिगड़ती गई। 19 फरवरी 1956 को उनका निधन हो गया। आचार्य नरेंद्र देव का जीवन मानवता और राष्ट्र के लिए संघर्ष, बलिदान, कष्ट और सेवा की गाथा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी आचार्य नरेंद्र देव उच्च कोटि के अध्यापक और महान शिक्षाविद थे। वो कई भाषाओं पर अधिकार रखने वाले भाषा विज्ञानी और बौद्ध धर्म के बड़े जानकार थे। आचार्य नरेंद्र देव की जीवन भर शिक्षा के प्रति गहरी रुचि रही। वो शिक्षा को देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रांति का मुख्य साधन मानते थे। उनका मत था कि शुरुआती चरण में शिक्षा को लाभदायक क्रियाकलापों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। वो सबके लिए शिक्षा और ज्ञान के समर्थक थे। ज्ञान और कार्य के सामंजस्य के साथ ही तकनीकी शिक्षा के मानविकी शिक्षा से समन्वय के भी पक्षधर थे। वो चाहते थे कि लोकतांत्रिक नागरिकता में सामाजिक शिक्षा का समुचित समन्वय किया जाए। वो विश्वविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि समाज के पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाए। नरेंद्र देव का कहना था कि विश्वविद्यालय का काम सिर्फ पारंपरिक शिक्षा और ज्ञान देने तक सीमित नहीं। उनका मानना था कि विश्वविद्यालय का काम मुख्य रूप से शोध और ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करना है। साथ ही
देश के युवा वर्ग को जीवन के सभी पहलुओं में सहभागी बनने और नेतृत्व करने के लिए तैयार करना है। वो माध्यमिक स्तर तक प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा देने के पक्षधर थे। उसके बाद शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा होना चाहिए और नरेंद्र देव के मुताबिक ये राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती थी। वो सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही लिपि के समर्थक थे। आचार्य उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाओं और दक्षिण भारत में हिंदी के पठन पाठन की सिफारिश भी करते थे। आजादी के बाद उनको लखनऊ विश्वविद्यालय और बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का दायित्व भी सौंपा गया। आचार्य की बौद्ध दर्शन के अध्ययन में विशेष रुचि थी। वो जीवन पर्यंत बौद्ध दर्शन के अध्ययन में लीन रहे। वो महात्मा बुद्ध के प्रचारित प्रेम और अहिंसा के सिद्धांत से काफी प्रभावित थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन का भी गहन अध्ययन किया था। उसके बाद वो बौद्ध धर्म और दर्शन के प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने गंभीरता से बौद्ध धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझा। पाली भाषा में उपलब्ध विशाल साहित्य को गहराई से समझा। वो मानवता को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। बौद्ध धर्म के प्रति उनके प्रेम का मुख्य कारण भी यही था। आचार्य नरेंद्र देव का मानना था कि बौद्ध दर्शन के जरिए हम अपनी पुरानी धारणाओं का आधुनिक विचारधारा के संदर्भ में मूल्यांकन कर सकते हैं, मनोविज्ञान और मानव मन की अंतर्क्रिया को भली भांति समझ सकते हैं। उनका मत था कि बौद्ध दर्शन के जरिए सभी लोगों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत को समझा जा सकता है। बौद्ध दर्शन से तर्क संगत चिंतन और जातिवाद के विरोध की आवश्यकता को महसूस किया जा सकता है। आचार्य का मानना था कि बौद्ध धर्म में नैतिकता और आध्यात्मिकता की तार्किक व्याख्या की गई है और इसके जरिए हम अपनी संस्कृति को अंधविश्वासों से मुक्ति दिला सकते हैं। आचार्य नरेंद्र देव चाहते थे कि बौद्ध धर्म की प्रामाणिक पुस्तकों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। उनकी पुस्तक बौद्ध धर्म दर्शन इस दिशा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस किताब में बौद्ध धर्म और दर्शन के सभी पक्ष शामिल हैं। हिंदी या किसी अन्य भाषा में भी ऐसी कोई दूसरी पुस्तक नहीं है जिसमें बौद्ध धर्म और दर्शन के हर पहलू की व्याख्या इतनी अच्छी तरह से की गई हो। आचार्य ने कुछ बौद्ध ग्रंथों का संपूर्ण अनुवाद किया। इनमें वसुबंधु का अधिधर्म कोश और विज्ञप्ति मात्र सिद्धि प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं। उन्होंने बौद्ध दर्शन के पारिभाषिक शब्दों के कोश का निर्माण कार्य भी शुरू किया, पर अचानक निधन होने से ये कार्य पूरा नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आचार्य नरेंद्र देव भारतीय समाजवाद के जनक और विश्व समाजवाद के प्रणेता थे। एक ऐसे समाजवादी जिन्होंने इस देश में समाजवाद को जनप्रिय ही नहीं बनाया, बल्कि इस विचारधारा को नया रंग, नया कलेवर, नया स्वर और नई दृष्टि दी, जो हर तरह से अनोखी है। ये आचार्य नरेंद्र देव ही थे जिन्होंने मार्क्सवाद को सांस्कृतिक और मानवीय पहलू से संवारा। वो सच्चे मायने में भारत में समाजवादियों के दार्शनिक, नेता और मार्गदर्शक थे। एक आदर्श और विचारधारा के लिए लड़ना, और सिर्फ लड़ना ही नहीं बल्कि उस विचारधारा को अपने ज्ञान और सोच से सीखना और फिर उसे ताउम्र आजमाना और अमली जामा पहनाने की कोशिश करना ही किसी महापुरुष की पहचान होती है। और ऐसे ही महान पुरुष थे आचार्य नरेंद्र देव, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेस में रहकर समाजवाद की अलमबरदारी की और आज़ादी के बाद अपना जीवन कांग्रेस का समाजवादी विकल्प खड़ा करने में होम कर दिया। समाजवाद आचार्य नरेंद्र देव के खून में था। अन्याय के खिलाफ विद्रोह की भावना उनके नैतिक जीवन का आधार थी। अपने समाजवादी विचारों की पूर्ति के लिए वे न धर्म को मानते थे और न ही उसकी सत्ता को। समाजवाद के सभी रूपों में आचार्य नरेंद्र देव कार्ल मार्क्स और उनके विचारों से काफी प्रभावित थे। हालांकि एक मार्क्सवादी के रूप में उन्होंने भौतिकवाद के संपूर्ण दर्शन को कभी स्वीकार नहीं किया। नरेंद्र देव खुद को एक वैज्ञानिक समाजवादी मानते थे। नैतिक मूल्यों की प्राथमिकता में उन्हें विश्वास था, इसलिए समाजवाद के मानवतावादी रूप पर उनका सबसे ज्यादा जोर था। उन्होंने समाजवाद को एक राजनीतिक आंदोलन के साथ ही एक सांस्कृतिक आंदोलन भी माना।
आचार्य नरेंद्र देव के लिए समाजवाद एक राजनीतिक या आर्थिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक नया दर्शन, एक नई जीवन शैली, एक नई संस्कृति थी, जिसमें एक नई आचार संहिता थी। उनका मानना था, मानवता की मुक्ति केवल लोकतांत्रिक समाजवाद में ही संभव है। वे मानव समाज के कल्याण और नैतिक जीवन के विकास के लिए अन्याय का विरोध जरूरी समझते थे। इस बात पर भी उनका जोर था कि बिना शोषण वाले समाज में सामाजिकता के आधार पर मनुष्य का नैतिक विकास हो सकता है, लेकिन स्वार्थ पर आधारित समाज में सामाजिक भावनाओं का विकास बहुत कुछ रुक जाता है। ऐसे समाज में अन्याय का लगातार विरोध नैतिक जीवन और मानव कल्याण के लिए जरूरी है। वे मानते थे कि नैतिक वही है जो अन्याय के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हो। इसके साथ ही वो अपनों द्वारा आर्थिक और सामाजिक अन्याय किए जाने का भी विरोध लगातार करते रहे। इसीलिए वे राजनीतिक स्वराज के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक स्वराज के लिए भी कोशिश करते रहे और राजनीतिक आजादी मिल जाने के बाद भी देश में लोकतांत्रिक समाजवादी समाज के निर्माण में लगातार प्रयासरत रहे। भारतीय समाजवादी विचारधारा के लिए नरेंद्र देव का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था कि ये विचारधारा नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की जरूरत पर आधारित थी। वे चाहते थे कि आर्थिक और सामाजिक समानता के आधार पर भारतीय समाज की रचना हो। भारतीय समाज को उन्होंने जिस नए युग चेतना और आदर्श से परिचित कराया, उसका आधार राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और समाजवाद था। उन्होंने शोषित किसानों और मजदूरों के हितों के लिए हमेशा आवाज बुलंद की और पूंजीवाद के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया। भारत के संदर्भ में उनका लोकतांत्रिक समाजवाद साम्यवादी देशों में लागू मार्क्सवादी समाजवादी व्यवस्था से अलग था। उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की गांधीवादी अवधारणा को पूरे मन से स्वीकार किया था। यही वजह थी कि उनके समाजवाद की रणनीति में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। वे इस बात के पुरजोर समर्थक थे कि जन समर्थन प्राप्त क्रांतिकारी आंदोलन मूलतः अहिंसक होता है। दरअसल आचार्य नरेंद्र देव का समाजवाद समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित था। आचार्य नरेंद्र देव जीवन भर इंसानियत के उच्चतम मूल्यों को स्थापित करने के लिए समाजवाद की लड़ाई लड़ते रहे। समाजवादी व्यवस्था के लिए समाजवादी समाज को जरूरी मानने वाले नरेंद्र देव ने शोषक और शोषित के बिना समाज की कल्पना की और इन्हीं विचारों और आदर्शों को स्थापित करने की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आचार्य नरेंद्र देव विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। देश को आजाद कराने का जुनून उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में खींच लाया। आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वो कई बार जेल भी गए। अपने लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता को बेहद अहम समझते थे वो, और इसके लिए आजादी को सबसे पहली कड़ी। और जब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की बात आई तो उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। शिक्षा में रुचि के साथ आचार्य नरेंद्र देव में भारत की आज़ादी के प्रति अटल प्रतिबद्धता थी और ये बातें उनके व्यक्तित्व को खास बनाती थीं। दरअसल नरेंद्र देव के जीवन में शिक्षा के प्रति लगाव और क्रांतिकारी आदर्शवाद का ऐसा संयोग था जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अपने विद्यार्थी जीवन से ही वो अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक की देशभक्ति की विचारधारा से बेहद प्रभावित थे। अपने दौर की वैश्विक घटनाओं पर पैनी नजर रखने वाले नरेंद्र देव अंग्रेजों की गुलामी से बेहद दुखी थे और यही वजह थी कि भारत की राजनीतिक गुलामी और आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए वे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। आजादी के आंदोलन में शामिल होने और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले आचार्य नरेंद्र देव ने 1916 में फैजाबाद में होम रूल लीग की शाखा की शुरुआत की और यहीं से राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी की शुरुआत हो गई। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस द्वारा 1921 से 1942 के बीच शुरू किए गए सभी बड़े आंदोलनों में भाग लिया। वे पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे और इसके लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई के हिमायती भी थे।
समय के साथ उनकी ये धारणा बन गई थी कि केवल संगठित जन आंदोलन के जरिए ही भारत की आजादी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कांग्रेस के सभी आंदोलनों में भाग लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि जनता इसके साथ जुड़ी हुई है। आचार्य नरेंद्र देव किसी भी कीमत पर भारत को आजाद देखना चाहते थे। इसलिए जब 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की शुरुआत की तो वे उसमें शामिल हो गए और उसके सचिव के रूप में काम भी किया। 1929 में जब साइमन कमीशन का पूरे देश में बहिष्कार किया गया तब उन्होंने बनारस में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किया। आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कीमत उन्हें कई बार जेल जाकर चुकानी पड़ी। 1930 में उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार किया गया और उन्होंने 3 महीने जेल में बिताए। 1932 में भी रायबरेली में लगान नहीं अभियान में छात्रों और लोगों का नेतृत्व करने के चलते उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया तब नरेंद्र देव समाजवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में बिना देर किए राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू करने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता की वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया है, ऐसे में हमें देर नहीं करनी चाहिए। वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भी अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भी उनकी गिरफ्तारी की गई और 1945 तक वे अहमदनगर में नजरबंद रहे। इससे पहले गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह किया तब आचार्य नरेंद्र देव ने सक्रिय रूप से उसमें भाग लिया। आचार्य नरेंद्र देव एक कुशल और सच्चे सत्याग्रही थे। देश के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए गांधी जी ने उन्हें रत्न कहा था। उन्होंने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में भी भाग लिया। उन्हें गांधीवादी तरीके, गांधी जी की क्षमता और नेतृत्व पर पूरा भरोसा था। देश की आजादी हासिल करने के लिए आचार्य नरेंद्र देव के गांधीवादी मार्ग में विश्वास का सम्मान उनके मार्क्सवादी दोस्तों के साथ साथ देश के हर वर्ग के लोगों ने किया। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में आचार्य नरेंद्र देव अपने सिद्धांतों पर कायम रहे और कभी भी उनसे समझौता नहीं किया। न तो उग्रता उन्हें पसंद थी और न ही असभ्यता। वे उन लोगों से बिल्कुल अलग थे जो उग्र भाषा से अपनी क्रांतिकारिता का प्रदर्शन करते थे। वे नैतिक आचरण और सभ्यता को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी मानते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ आज के विशेष में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझाव का बेसब्री से इंतजार रहता है। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।